दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो प्रयोग किया और उस प्रयोग को जो कहा गया कि नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकार को तय करने के साथ ही चुनावी हिंदुत्व की एक ऐसी बिसात बिछाई जा रही है जिस बिसात के सहारे इस देश की राजनीति में लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को कायम रखा जा सकेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एक जमाने में लाल झंडे ने अपनी सत्ता को कायम रखा था, उसी तरीके से भगवा झंडे ने इस देश में अपनी सत्ता कायम रखने की बुनियाद 2014 में जो देश में रखी थी, उस बुनियाद को चिरस्थायी करने के लिए जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां से सबसे ज्यादा एमपी चुन करके आते हैं, उस राज्य की अपनी चुनावी सफलता को 2017 में जिस तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की, अब वो परिभाषा बिखर क्यों रही है? आखिर योगी आदित्यनाथ कहां चूक गए? आखिर भारतीय जनता पार्टी कहां चूक गई? आखिर संघ कहां चूक गया? और आखिर उत्तर प्रदेश में जिस व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से पूरे देश में एक यूपी मॉडल बनाने की कोशिश हुई थी, उस मॉडल में चूक कहां हुई? अब तकरीबन 7.5 साल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बने हुए। मार्च 2017 में उनकी सरकार बनी और 2024 के सितंबर महीने में आज इस बात की चर्चा हम कर रहे हैं। इनकाउंटर पॉलिसी आई, इनकाउंटर पर सवाल उठे और इनकाउंटर पर जब सवाल उठने शुरू हुए तो इन सब के बीच माफियाओं को मिट्टी में मिलाने और मई जून में शिमला बना देने जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान दिया है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया जा सकता, और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के प्रशासन को अपने तरीके से सुधारने के लिए बहुत बड़ी कोशिश की। लेकिन क्या ये कोशिशें उनके प्रयासों के लूप होल्स की वजह से कामयाब नहीं हुई? और भारतीय जनता पार्टी ने, जो सबसे बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बिसात बिछाने की कोशिश की थी, वो बिसात यदि बिखरती हुई दिखाई दे रही है तो योगी आदित्यनाथ से चूक हुई या बीजेपी संघ से चूक हुई? इस सवाल से भी बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री एक प्रशासक के तौर पर, एक नेता के तौर पर बदलते हुए हिंदुस्तान में जो छवि गढ़ने की कोशिश थी, उस छवि गढ़ने की कोशिश में क्या वो चूक कर गए? नेता की छवि परिस्थितियों से, देश काल की परिस्थितियों से और समाज की परिस्थितियों से निर्धारित होती है। नेता की छवि को देश की छवि के, देश के मिजाज के साथ यदि जोड़ करके देखना हो तो नरेंद्र मोदी के मिजाज को ही देख लीजिए। नरेंद्र मोदी उस दौर में मुख्यमंत्री बने थे जब 9/11 की घटना के बाद पूरी दुनिया में एक संप्रदाय विशेष के खिलाफ बड़े ही अनुचित तरीके से माहौल बनना शुरू हुआ था। और उस 9/11 की जो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो घटना हुई थी, उसके तकरीबन 20-25 दिन के बाद ये मुख्यमंत्री बने थे। और उस परिस्थिति में भारत में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही थी, उसमें गुजरात की परिस्थितियां, उसमें 10 साल के अंदर या अगले 12-13 साल के अंदर जो वैश्विक फेनोमेना, जिस प्रकार से वैश्विक अशांति के दायरे में आकर के सिमटता हुआ दिखाई देने लगा, उस वैश्विक अशांति के बीच भारत के लोगों ने जिस प्रकार से बदलाव करने की सोची, जिस प्रकार की परिस्थितियों को निर्मित होते हुए देखा, उन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी की सत्ता के लिए एक बुनियाद तैयार हो गई। नरेंद्र मोदी को गुजरात के फलक से निकलकर पूरे देश तक पहुंचने के लिए एक बुनियाद तैयार हो गई। भले ही उस बुनियाद पर आप सवाल उठा सकते हैं कि वो बुनियाद ही फॉल्टी था। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी इस देश में हिंदू हृदय सम्राट बनकर आए, उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं कि उसमें कोई विकास का, कोई इस देश में आम आदमी की तरक्की का, कोई मानव विकास सूचकांक का कोई इनके पास एजेंडा था। न तो गुजरात में था और न ही देश में। लेकिन बावजूद इसके इस देश के लोगों ने स्वीकार किया। पहले भी ऐसा हुआ है कि अलग अलग मौकों पर अलग अलग राजनीतिक दलों को, क्या कांग्रेस, क्या जनता पार्टी, क्या जनता दल, क्या भाजपा, हर वक्त देश ने मसीहाई छवि ढूंढने की कोशिश की और अक्सर ज्यादातर मौकों पर मसीहाई छवि ढूंढने की कोशिश में इस देश को निराशा हाथ लगी।
वही निराशा 2014 से 2024 के दरमियान भी इस देश को हाथ लगी। लेकिन निराशा देश को हाथ लगी, निराशा इस देश के 140 करोड़ लोगों को हाथ लगी। नरेंद्र मोदी को निराशा हाथ नहीं लगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो 10 सालों से ज्यादा प्रधानमंत्री रह चुके। अभी भी जितने दिनों तक इस खंडित जनादेश वाली सरकार में उनकी सरकार चलेगी, तब तक तो प्रधानमंत्री रहेंगे ही। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितने दिन चले, 1 साल, 2 साल, जितने दिन चले। लेकिन योगी आदित्यनाथ का क्या हुआ? मोदी के बाद योगी, ये भाजपा समर्थकों को लगता है कि एक नारा है। मोदी से जो कसर बाकी रह गई वो योगी के माध्यम से पूरी कर लेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी के जज्बाती समर्थकों को दिख रहा था। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन पर सवाल उठ गए, उनके शासन के तौर तरीकों पर सवाल उठ गए। और सवाल तब उठे, ध्यान रखिए, जब योगी आदित्यनाथ के ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं बीजेपी के अंदर। नरेंद्र मोदी के शासन पर जब सवाल उठे तो उस दौर में 2 साल के बाद नरेंद्र मोदी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई आला कमान हो, वो परिस्थितियां मई 2004 के जनादेश के बाद खत्म हो गई। उसके बाद नरेंद्र मोदी की स्थिति वही हो गई कि उनके ऊपर कोई आला कमान नहीं था, लिहाजा वो इस तरह के आरोपों से मुक्त थे। योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है कि केंद्र में वो विपक्ष में बैठी है, बल्कि योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में केंद्र में सत्ता में है और उनके ऊपर एक बॉस, एक नहीं 2 बॉस, दोनों गुजरात से आने वाले, वो बैठे हुए हैं। और दूसरी बड़ी परिस्थिति यह है कि जिन परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी का सत्ता की राजनीति में आगमन हुआ था, खासकर 9/11 के बाद की परिस्थिति में, अब वो परिस्थितियां बदल चुकी है। अब संप्रदाय विशेष के खिलाफ नफरत की जो बुनियाद डाली जा रही थी, अनुचित तरीके से डाली जा रही थी, वो करीब करीब अब एक्सपायर हो चुकी है। उस बुनियाद की एक्सपायरी डेट कब की बीत चुकी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के ढर्रे पर ही इस देश को लेकर चल रहे थे। नरेंद्र मोदी के बयानों को आप याद कीजिए, चाहे गुजरात के बवाल के वक्त 2002 का बयान हो, जब उस बवाल की न्यूटन के तृतीय गति नियम से प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उससे उसकी तुलना कर रहे थे। उसके बाद की परिस्थितियों में आप देखें कि गाड़ी के नीचे पिल्ला भी आ जाता है, तब भी दुख होता है। उनके कुछ और बयान को आप देखने की कोशिश करें उसी चश्मे से, और आज के मंगलसूत्र के बयान को देखने की कोशिश करें जो हालिया कुछ महीने पहले की। योगी आदित्यनाथ के साथ यह हुआ कि उन्हें सत्ता तो मिली, और सत्ता मिलने के पहले भारत का जो सामाजिक भूगोल 1990 में बदल चुका था, उस बदले हुए सामाजिक भूगोल को योगी आदित्यनाथ समझ नहीं पाए। हजारों सालों से चल रहे इस देश के सामाजिक भूगोल को, सामाजिक परिस्थितियों को, यूं कहे कि सामाजिक परिस्थितियों के राजनीतिक प्रभाव को एक तरह से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बदल कर रख दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी इस देश में कि किसी भी जनरल कैटेगरी से आने वाला कोई नेता, सामान्य वर्ग से आने वाला कोई नेता, जिसे सवर्ण बोलते हैं आम बोलचाल में, उस कैटेगरी से आने वाला कोई नेता या दलित कैटेगरी से आने वाला कोई नेता, जनरल कैटेगरी या दलित कैटेगरी, इन दोनों से आने वाला कोई भी नेता इस देश में कम्युनल लाइन पर चलकर, इस देश में कट्टरता की राजनीति पर चलकर, इस देश में किसी भी धर्म की, चाहे वो हिंदुत्व की लाइन क्यों ना हो, चुनावी हिंदुत्व की लाइन, उसको पकड़कर वो प्रधानमंत्री पद पर अपने बहुमत के सहारे नहीं पहुंच सकता। उसे गठबंधन बनाने पड़ेंगे, सामाजिक परिस्थितियों को स्वीकार करना होगा। बहुमत का आंकड़ा या 240, 50, 270, 72 का आंकड़ा कौन छू सकता है? अपने बूते, एक दल के बूते इस देश में कौन छू सकता है? इस देश में वही छू सकता है जो ओबीसी वर्ग से आता, चाहे वो हिंदुत्व के दायरे में हो, चाहे वो सेकुलर पॉलिटिक्स के दायरे में हो। ओबीसी वर्ग से आने वाला नेता यदि बहुत जद्दोजहद करे या ऐसी परिस्थितियां हो, तो उस परिस्थिति में वो अकेले दम बहुमत हासिल कर सकता है। और वही नरेंद्र मोदी के साथ 2014 में हुआ। भले ही नरेंद्र मोदी की बिरादरी मंडल कमीशन की ओरिजिनल लिस्ट में ओबीसी नहीं थी, बाद में उसे ओबीसी की लिस्ट में डाला गया, 90 के दशक में डाला गया। लेकिन जिस वक्त वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट बने, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पीएम कैंडिडेट बनाया,
उस वक्त नरेंद्र मोदी इस देश में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर प्रचारित किए गए और वो थे भी। नतीजा ये हुआ कि इस देश की 52% माने जाने वाली ओबीसी के अधिकांश लोगों ने, अधिकांश वोटर्स ने, खासकर हिंदी भाषी भारत में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा वोटिंग की, जिसका नतीजा हुआ कि नरेंद्र मोदी को 2 बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी नसीब हुई। तीसरी बार परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही, किसी प्रकार से घिसट कर चलने वाली सरकार बनाई गई। गठबंधन की मजबूरियों पर, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पर बनी हुई सरकार। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ के लिए परिस्थितियां हैं? पहली बात, जैसा मैंने पहले अभी कहा कि जनरल कैटेगरी और दलित कैटेगरी से आने वाला कोई व्यक्ति इस देश में हिंदुत्व की राजनीति या किसी भी सांप्रदायिक राजनीति के सहारे इस देश की सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि समाज के अंदर वोटिंग का पैटर्न बदल चुका है, सोचने समझने का मिजाज बदल चुका है, और उस मिजाज में बहुमत का आंकड़ा सेकुलर दायरे से तो छुआ जा सकता है, जनरल कैटेगरी या दलित वर्ग के लोगों के द्वारा, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति के दायरे से नहीं छुआ जा सकता, उस आंकड़े तक नहीं पहुंचा जा सकता। योगी आदित्यनाथ सामान्य वर्ग से आते हैं। इनकाउंटर पॉलिसी और जिस प्रकार की परिस्थितियां यूपी में अब बन रही है, वो परिस्थितियां इसके पहले के इनकाउंटर से, जैसे विकास दुबे इनकाउंटर और मंगेश यादव इनकाउंटर, 2 बातें साफ दिखती है, या उस वक्त के जो इनकाउंटर चल रहे हैं और अब जो हो रहे हैं, उनमें 2 बातें साफ दिखती है। पहली कि उस वक्त तमाम कोशिशों के बावजूद यदि किसी आरोपी या अपराधी का इनकाउंटर करने की खबरें आती थी, तो उस समाज की सहानुभूति उसके साथ पूरी तरह से जुड़ती नहीं थी। आज की परिस्थिति दूसरी है। आज की परिस्थितियां जब मंडल पॉलिटिक्स फिर से उभार ले रही है, नरेंद्र मोदी तक को उसका घाटा हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ जो उस मंडल की डिविडेंड वाली साइड से नहीं बल्कि दूसरी साइड से आते हैं, उस साइड में होते हुए बहुत साफ गोई के साथ कहें तो वोटों के समीकरण में खुद अल्पसंख्यक होते हुए और बहुसंख्यक की तरफदारी की बात करने चलेंगे तो विश्वनाथ प्रताप सिंह बनने का खतरा होगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह जनरल कैटेगरी से होते हुए ओबीसी की बात कर रहे थे, राजनीति खत्म हो गई। अर्जुन सिंह यही काम कर रहे थे, राजनीति खत्म हो गई। योगी आदित्यनाथ जनरल कैटेगरी के होने की वजह से, होने के बावजूद वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, और अब देश का मिजाज बदल चुका है। और इस बदले हुए मिजाज में इनकाउंटर जो सामने आ रहे हैं, जो फुटेज सामने आ रही है, जिस प्रकार से जातीय परिस्थितियां अब सामुदायिक परिस्थितियों में बदलती जा रही है, उन परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी कब तक मुख्यमंत्री बनाए रखेगी। अब बीजेपी को यह सोचना होगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ के सहारे अब कोई चुनावी बैतरनी पार करने की गुंजाइश दिखती है क्या? अब अति पिछड़े वर्ग का अधिकांश हिस्सा एंटी यादव माइंडसेट के साथ वोटिंग करने के लिए तैयार है। यह परिस्थिति बदल चुकी है। क्या अब गैर जाटो दलित तबका हिंदुत्व की लाइन पर जाकर योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी को स्वीकार करने के लिए तैयार है? यह भी परिस्थितियां बदल चुकी है। क्या अब गैर यादव ओबीसी तबका, ईबीसी की बात छोड़ दीजिए, गैर यादव ओबीसी तबका, क्या वो एंटी यादव फीलिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के लिए तैयार है? इसकी झलक आप लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं कि वो बाइनरी अब आरक्षण, संविधान और जाति जनगणना के मुद्दे ने खत्म कर दी। और यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीति की सफलता के में बाधा की एक पूरी गुंजाइश बन जाती है। याद रखिए, एक बार जब कम्युनल लाइन जब ब्लर होनी शुरू होती है, सांप्रदायिक विभाजन की स्थिति टूटने लगती है और जातीय आग्रहों के माध्यम से ही टूटती है, जातीय आग्रह ही उसे ऊपर लेकर के आते हैं, तो तय मानिए कि कम्युनल फ्लेवर अगले 25-30 साल के लिए उस रूप पे आना नहीं। ये पहले भी हुआ है। प्रचंड हिंदुत्व के उभार की कोशिश के बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी की लोकसभा में ताकत 119 से ज्यादा नहीं बढ़ पाई थी, अगर 1991 की बात करें तो, क्योंकि उनके कमंडल के पहले मंडल ने दस्तक दे दी थी। आज तो स्थिति यह बन गई है कि जो रोहिणी कमीशन नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया, अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने रोहिणी कमीशन की सिफारिश को लागू नहीं भी किया, बाद में कोई सरकार दूसरी पार्टी की भी बनती है या दूसरे गठबंधन की, उसने भी लागू कर दिया,
तो जो एडवांटेज अभी ओबीसी के पास है कि वो मेहनत करे, कोई ओबीसी नेता उसकी पार्टी या गठबंधन मजबूती से पीछे खड़ा हो जाए, देश की परिस्थितियां ऐसी बन जाए तो उसे बहुमत मिल सकता था। अब अगर उसको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है तो ओबीसी वर्ग के नेता के नाम पर भी इस देश में बहुमत मिलने की संभावना खत्म हो जाएगी। नरेंद्र मोदी ने रास्ता दिखा दिया, कमीशन बना दिया, जैसे मोरारजी देसाई ने बनाया मंडल कमीशन, लागू किया वीपी सिंह ने। आज मोदी जी ने बनाया था रोहिणी कमीशन, लागू कौन करेगा पता नहीं, मोदी जी करेंगे, आने वाले लोग करेंगे, लेकिन जो भी लागू करेगा इस देश में जो 52% ओबीसी आबादी है और उनके बीच भी अलग अलग तरीके से वर्गीकरण का कर्पूरी फॉर्मूला जो बिहार का है, राष्ट्रीय स्तर पर उसे लागू करने की मांग बढ़ती जा रही है और उस मांग के मोमेंटम लेने की गुंजाइश बनती तब दिख रही है जब रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को कोई धूल झाड़ करके लागू कर दे। वो एडवांटेज भी, यानी ओबीसी वर्ग की स्थिति भी, उससे आने वाले किसी नेता की स्थिति भी जनरल कैटेगरी या दलित कैटेगरी के नेता की तरह ही हो जाएगी कि वो अपने बूते बहुमत नहीं दिला सकता। क्योंकि तब पूछा जाएगा कि अच्छा, ये नेता, अमुक नेता जो पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किए गए हैं, ये पिछड़ा वर्ग से है या मध्यम पिछड़ा है या अति पिछड़ा है, और जिस कैटेगरी से होंगे उस कैटेगरी की एक सहानुभूति उनके साथ जुड़ेगी, बाकी कैटेगरीज उनके साथ एक वोटर्स के तौर पर ही अपने अपने मुद्दों के साथ जोड़ते हुए दिखेंगे तो जोड़ेंगे, नहीं देखते जोड़ते हुए दिखेंगे तो नहीं दिखेंगे, जज्बाती नहीं बनेंगे। जैसे इस देश के गैर यादव ओबीसी, उत्तर भारत के गैर यादव ओबीसी नरेंद्र मोदी के साथ 2014 और 19 में जज्बाती हो गए थे, तब सिर्फ कैटेगरी जज्बाती होती हुई दिखेगी, जो आज एक बड़ी कैटेगरी के रूप में ओबीसी है। योगी आदित्यनाथ उन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को लेकर अपने प्रशासन के तौर तरीकों के माध्यम से खुद को, अपनी राजनीति को कमजोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज की परिस्थिति में अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं को योगी आदित्यनाथ काफी हद तक उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक मॉडल उसके माध्यम से कमजोर कर चुके हैं। और इस कमजोरी को यदि दूसरे रूप में देखने की कोशिश करें तो भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ देखेगी ही कि क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना के रखा जाए या नहीं रखा जाए, वो बीजेपी का अंदरूनी मसला है। लेकिन पोस्ट नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को जो योगी आदित्यनाथ के नाम और चेहरे के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही थी, वो कोशिशें कहीं ना कहीं अब काफी कमजोर पड़ चुकी है। अब हिंदुत्व की लाइन उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से विमर्श बदल रहा है, उस बदले हुए विमर्श में ठाकुर की लाइन तक जाकर सिमट गई है। और वही स्थिति उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ यदि उत्पन्न होती है तो इसके दो अलग अलग तरह के परिणाम सामने देखने को मिल सकते हैं। पहला, मंगेश यादव का ही उदाहरण यदि आप लेकर के देखें, मंगेश यादव अपराधी थे नहीं थे, ये पुलिस रिकॉर्ड, जुडिशरी, ये सारी चीजें तय करनी थी उन्हें। लेकिन मंगेश यादव इनकाउंटर के साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सामाजिक परिस्थितियां निर्मित हो रही है और पुराने इनकाउंटर्स के रिकॉर्ड को लाया जा रहा है और उसमें एक जाति विशेष के लोगों की संख्या को नगण्य देखा जा रहा है, ये सवाल लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया कि आखिर आगे अब किस रूप में इसे स्वीकार किया जाए। बहुत साफ गोई के साथ कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक एंटी ठाकुर सेंटीमेंट उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, और चाहे वो जनरल कैटेगरी में हो, चाहे वो ओबीसी ईबीसी में हो, चाहे वो किसी दूसरे तबके में हो, काफी हद तक अल्पसंख्यक में भी कह सकते हैं। जबकि इस देश का सबसे बड़ा सत्य यही है कि सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई को इस देश ने आजाद भारत में सबसे मजबूती के साथ लड़ा था तो ठाकुरों ने लड़ा, ठाकुर नेताओं ने लड़ा था। चाहे वीपी सिंह ने ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण दिया, चाहे अर्जुन सिंह ने जो शैक्षणिक संस्थाओं में ओबीसी वर्ग को उनका हक दिलाया, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जिस प्रकार से ठाकुर समाज ने पिछड़े वर्ग के बीच अपने नेताओं के माध्यम से, उनके पुराने कृत्यों के माध्यम से जिस प्रकार से अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई थी, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाई थी, वो एक्सेप्टेबिलिटी योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक मॉडल के साथ ध्वस्त हो गई है। आज की तारीख में कोई ओबीसी वर्ग का व्यक्ति जनता जनार्दन के बीच जाकर के आप देख सकते हैं, ये क्रेडिट देने को तैयार नहीं होता कि हमें आरक्षण एक ठाकुर ने दिया था। शैक्षणिक संस्थाओं में भी आरक्षण एक ठाकुर
केंद्रीय मंत्री ने दिया था और सरकारी नौकरियों में एक ठाकुर प्रधानमंत्री नहीं दिया था, ये नहीं देता। जबकि आमतौर पर यह स्थिति 2017 के पहले नहीं थी, जो स्थिति आज है। तो एक तरफ ठाकुर समाज, जो राजपूत समाज है, वो निशाने पर लिया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ के प्रशासनिक मॉडल के कारण निशाने पर लिया जा रहा है। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति के खिलाफ एक बड़ी गोलबंदी बन रही है। तीसरी, नरेंद्र मोदी की मास अपील जिस दौर में गिरती जा रही है, उस दौर में योगी आदित्यनाथ के द्वारा एक भावी नेता के रूप में जो उसे भरने की गुंजाइश दिख रही थी, उन कोशिशों को करीब करीब पलीता लग चुका दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ का चुनावी हिंदुत्व वो निशाने पर, नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों से मध्य वर्ग की भारतीय जनता पार्टी से दूरी एक बड़ा राजनीतिक खतरा बीजेपी के लिए। तीसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का प्रशासनिक मॉडल उत्तर प्रदेश में सामाजिक विमर्श को हिंदुत्व के दायरे को खत्म करते हुए, चुनावी हिंदुत्व के दायरे को ब्लर करते हुए अखिलेश यादव का जो पीडीए हो या दूसरों लोगों का जो संविधान बचाव हो या जाति गणना हो, उन परिस्थितियों में और ज्यादा विकट स्थिति बीजेपी के सामने खड़ी करते हुए जब दिखाई दे, तो फिर न तो लाभार्थी चेतना चलती है, न ही हिंदुत्व चलता है, न ही सोशल इंजीनियरिंग संघ के दायरे में जो करने की कोशिश होती है वो चलती है। ये सारी परिस्थितियां जो एक साथ निर्मित हो रही है, लोगों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि योगी आदित्यनाथ के रहते, उनके अनुभव को देखते हुए, उनके लंबे संसदीय अनुभव को देखते हुए इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होंगी। हाँ, नरेंद्र मोदी जब 2001 में मुख्यमंत्री बने थे, जो कुछ भी गुजरात में हुआ, इस बात को माना जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के पास प्रशासनिक अनुभव तो छोड़िए, एक ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच या म्युनिसिपल वार्ड का भी अनुभव नहीं था। विधायकी, सांसदी तो बहुत दूर की चीज है, वो सीधे मुख्यमंत्री बनाकर थोप दिए गए थे। तो उनके व्यक्तित्व में जो एक विधायक और सांसद के रूप में, संसदीय व्यवस्था के हिस्सा रहने के रूप में जो अनुभव आदमी अर्जित करता है, कोई भी व्यक्ति उस अनुभव से वंचित होने की वजह से जो प्रशासनिक दिक्कतें, जो लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के साथ काम करने के मिजाज से जुड़ी हुई जो दिक्कतें नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व के साथ दिखाई देती है, वो दिक्कतें योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई देंगी, ये उम्मीद किसी को नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि वो 5 बार के सांसद थे मुख्यमंत्री बनने के पहले, 19 साल संसद में गुजार चुके थे, लगभग 2 दशक। तो संसदीय व्यवस्था का हिस्सा होने, सेंट्रल हॉल में उठने बैठने, भारत के मिजाज को समझने, दक्षिण से लेकर उत्तर तक के सांसदों और अलग अलग की पृष्ठभूमि से आए हुए लोगों के साथ, तकरीबन 750-800 सांसदों के साथ उठते बैठते हुए योगी आदित्यनाथ का मिजाज उस हिंदुत्व की लाइन के साथ जाकर, संसदीय परंपराओं के उलट जाकर, जुडिशियल सिस्टम के से इतर जाकर एक्स्ट्रा जुडिशियल सिस्टम के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने से लेकर डेवलपमेंट के मॉडल को लेकर के कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण जिस तरह से उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उस वैक्यूम के बाद यही कहा जा सकता है कि एक बेहद ईमानदार नेता, साफ सुथरी छवि का नेता, अपनी कट्टर नीतियों की वजह से, अपनी एक ऐसी नीतियों की वजह से, एक ऐसे सामाजिक विमर्श को न समझ पाने की वजह से खुद के पॉलिटिकल करियर के साथ एक बहुत बड़ा एडवेंचर कर बैठा। ये बात योगी आदित्यनाथ के साथ कही जा सकती है, क्योंकि राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, वो भी ठाकुर समाज से थे। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, भाजपा हारी, और ज्यों ज्यों भाजपा हारी, ज्यों ज्यों उत्तर प्रदेश में भाजपा डूबती चली गई, राजनाथ सिंह का राजनीतिक कद ऊपर उठता चला गया। हाँ, भाजपा फिर उठ गई तो राजनाथ सिंह का राजनीतिक सूरज फिर से अस्त होता हुआ दिखाई देने लगा। लेकिन राजनाथ सिंह उस मिजाज को समझते थे। विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, सब जगह रहने के बाद वो मुख्यमंत्री पद पर आए थे, मंत्री भी रहे थे, और उस तरह की बातें उनके व्यक्तित्व से दिखी नहीं थी। लिहाजा आज भी उनकी एक स्वीकार्यता है। तात्कालिक ग्लैमर को, सत्ता के रसूख को और तात्कालिक तौर पर कट्टरता वाला जो मिजाज लोगों के भीतर भर रहा था, जो पूरी तरह नहीं था बल्कि कुछ उथले हुए स्वरूप में ऊपर लोगों को दिखाई दे रहा था, उस मिजाज के भरते होने की वजह से उसे ही जनमत मान लेने की भूल योगी आदित्यनाथ ने जो की, उसे
भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ा, योगी आदित्यनाथ को भी राजनीतिक तौर पर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए सुविधाजनक परिस्थितियां जरूर पैदा हो गई कि उत्तर प्रदेश में सियासत की चाल चरित्र और चेहरे को, सामाजिक परिस्थितियों को, सामाजिक वास्तविकताओं को बिना पढ़े, बिना उसे रीड किए राजनीति करने वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश की सत्ता में जो सोच कर उन्होंने बिठाया था, वो अपना एजेंडा उन्होंने जरूर पूरा कर लिया, क्योंकि 10 सालों की सत्ता उनकी सुरक्षित हो गई थी और 10 सालों तक सत्ता चला करके उन्हें कम से कम इस देश के इतिहास में एक स्थान तो जरूर मिल गया कि चलिए एक प्रधानमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 10 साल तक इस देश की सत्ता संभाली थी। ना तो उसके सिवा भाजपा को कुछ मिला, न योगी आदित्यनाथ को मिला, और न ही भारतीय जनता पार्टी को उसका भावी नेतृत्व तक मिला। देश को मिलने की बात छोड़ दीजिए, वो जनता जानती है कि देश को 5 किलो राशन और मोदी जी का भाषण, इसके सिवा और क्या मिला। तो देखते जाइए आगे क्या होता है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्या करती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर पर उनके प्रशासनिक मॉडल ने एक ग्रहण जरूर लगा दिया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।